नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। 40 विकास खंडों में दूसरे चरण का मतदान जारी है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी है। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक ये मतदान की प्रक्रिया चलेगी। 4431 बूथों पर पोलिंग पार्टियों ने अपना मोर्चा संभाला है। आपको बता दें कि 8 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसी के साथ 5 बजे तक मतदान चलेंगे। 4000 से ज्यादा बूथों पर पोलिंग पार्टियों ने अपना मोर्चा संभाला है। इसी के साथ दूसरे चरण में कुल 21,57,199 मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, पंचायत चुनाव से जुड़ी है, जहां 40 विकास खंडों में दूसरे चरण का मतदान शुरू हो गया है। सुबह 8 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है और केंद्रों पर लोगों की लाइनें लगी हुई हैं। लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए सुबह से ही लाइनों पर लगे हुए हैं और मतदान कर रहे हैं। 4000 से ज्यादा बूथों पर पोलिंग पार्टियों ने मोर्चा संभाला हुआ है और दूसरे चरण में कुल 21,57,000 से ज्यादा मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे हमारे संवाददाता अमित रतूड़ी से। अमित, जिस तरीके से दूसरे चरण का मतदान शुरू हो गया है, क्या कुछ स्थिति केंद्रों पर बनी हुई है? देखिए, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि दूसरे चरण का मतदान चल रहा है पूरे प्रदेश में, 40 विकास खंडों में मतदान चल रहा है। मतदान की अभी तक की हम बात करें तो चूंकि 10 बजने को आया है, 2 घंटे हो चुके हैं, लेकिन 2 घंटे का अंतराल में जिस तरीके से मतदाताओं में उत्साह देखने को मिला, जिस तरीके से मतदाता अपने घरों से बाहर निकलते हुए अपने बूथों पहुंच रहे हैं और भारी संख्या में जिस तरह से मतदान के जो प्रतिशत बढ़ने की जो उम्मीद राज्य निर्वाचन आयोग ने लगाया था, वो कहीं न कहीं देर शाम को जब आंकड़े आएंगे तो वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। क्योंकि पहले चरण में जो मतदान हुआ था उस समय 68% मतदान हुआ था। इस समय कयास ये लगाया जाने की इस बार जो दूसरे चरण में मतदान है, इसमें जो मत प्रतिशत बढ़ेगा। हम बात करें तो 14,000 से अधिक प्रत्याशी हैं जिनके भाग्य का फैसला जो है आज देर शाम को बैलेट पेपर में कैद हो जाएगा और 31 जुलाई को जो है जब मतगणना होगी तब पता चलेगा कि किस पार्टी के समर्थित उम्मीदवार जो पार्टी में खड़े हुए थे वो कौन जीता कौन हारता है। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो जिस तरीके से दूसरी तरफ हम बात करें, प्रक्रिया की मौसम विभाग ने कहा था कि भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान अनुमान भी जारी किया हुआ है पूरे प्रदेश में कई जनपदों में। लेकिन अभी फिलहाल मौसम सामान्य बना हुआ है। मौसम पूरा अगर बात करें बारिश का दौर नहीं चल रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अधिक संख्या में मतदाता जो है ग्रामीण क्षेत्र में निकल रहे हैं और अपने मतदान केंद्रों पर जाते हुए जो है बूथों में जाते हुए मतदान कर रहे हैं। और मतदान प्रक्रिया हम बात करें तो फिलहाल शांतिपूर्ण चल रही है। मतदान केंद्रों पर जो है पुलिस फोर्स हो या फिर अगर हम बात करें तो जो स्क्वाड जो होती है, जो फ्लाइंग स्क्वाड होती है, जो निर्वाचन आयोग, वो सभी वहाँ पर मौजूद हैं ताकि कोई भी जो घटना हो या कोई भी वोटर को लुभाने की जो प्रक्रिया होती है चुनाव के दरमियान में, वो कोई सामने ना आने पाए या कोई इस तरह की घटना सामने ना आना पाए। इसको लेकर पूरे पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। जी बिल्कुल अमित, जिस तरीके से मतदान करते हुए लोग भी नजर आ रहे हैं, ऐसे में क्या कुछ मुद्दे लोगों के इस बार हैं? पंचायत चुनाव में बीते पहले चरण में भी मतदान किया गया, क्या कुछ जनता के मुद्दे हैं? किस मुद्दे पर उनका मूड इस बार है कि वो अपने प्रत्याशी को चुनेंगे? देखिए, अगर हम लोगों के हम जो मुद्दों की बात करें तो मुद्दे उत्तराखंड के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और हम बात करें यही मुद्दे रहे हैं। सड़क का मुद्दा रहा है। इन्हीं मुद्दों को लेकर जो है मतदाता जो है मतदान भी कर रहे हैं और लोगों का यही कहना है कि जो प्रत्याशी, क्योंकि जब चुनाव प्रक्रिया चल रही थी तो जो भी प्रत्याशी लोगों के बीच गए उन्होंने इन्हीं चीजों को लेकर गए हैं वो लोग। लेकिन मतदाता ये देखने का प्रयास कर रहे हैं कि जो प्रत्याशी, चूंकि कई सीटें ऐसी हैं प्रिया की जहाँ पर पूर्व में वो पुरुष सीट थी जिला पंचायत की सदस्य की, तो ऐसे में अब महिला सीट हो गई, तो जो पुरुष प्रत्याशी था उनकी ही पत्नी जो है खड़ी हो रखी। तो लोग ये भी देख रहे हैं कि जो पूर्व में जो प्रत्याशी था तो उस समय कितना काम हुआ था, क्या उन्होंने उस समय काम किए थे 5 सालों के दरमियान? अगर नहीं किए तो ऐसे में मतदाता कहीं ना कहीं अपने मताधिकार का प्रयोग किसी और प्रत्याशी, जो बेहतर प्रत्याशी है उसके तरफ भी करते हुए उनका रुझान भी देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कई सारे मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य का हो, बेरोजगारी का हो, ग्रामीण क्षेत्र का, चूंकि अंचलों का ये चुनाव होता है, ग्राम स्तर का चुनाव होता है, छोटी सरकार का चुनाव होता है, तो ऐसे में ग्रामीण स्तर पर जो भी बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए, अगर 5 साल में जो नहीं हुई हैं, तो अब जो प्रत्याशी आएंगे क्या वो उनके वादे हैं, क्या वो काम कर पाएंगे, किस तरीके से वो शिक्षित हैं या फिर किस तरीके से वो उनकी लोगों के बीच पेट है। तो ऐसे में इन्हीं सब चीजों को लेकर जो मतदाता है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रिया जी बिल्कुल, धन्यवाद अमित हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी के ग्राम पंचायत इलाकों में सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। मतदान को लेकर बुजुर्ग, युवा,
युवतियों में दिखा काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। सभी लोग लाइन में लगकर अपनी वोट डालने की बारी का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। उत्साह लोगों के अंदर देख रहे हैं और मुझे तो पूरा विश्वास है अपनी क्षेत्र की जनता पर। और जो हम जब डोर टू डोर चुनाव प्रचार में गए तो लोगों का बड़ा प्यार और सहयोग हमें मिला और जो उत्साह लोगों के अंदर है। और मेरी धर्मपत्नी श्रीमती लीला बिष्ट जिला पंचायत प्रत्याशी हैं, जिनका कलम दवात चुनाव निशान है और बहुत अच्छा रिस्पांस है। और जो मतदान होगा मुझे ऐसा लगता है कि 80-85-90% मतदान होगा। विकासखंड हल्द्वानी में 197 मतदेय स्थलों में वर्तमान में मतदान की चल रहा है। सभी जगह शांतिपूर्ण रूप से मतदान प्रारंभ हो चुका है। काफ़ी बढ़ चढ़ के मतदाताओं द्वारा मतदान की प्रक्रिया में प्रतिभाग किया जा रहा है। शांति व्यवस्था सामान्य है, सभी जगह शांति व्यवस्था बनी हुई है और सभी लोगों को किसी प्रकार की समस्या ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाए। सर, आपके द्वारा निरीक्षण किया गया है, कहीं पे किसी मतदान केंद्र पर कोई गड़बड़ी या किसी प्रकार की शिकायत की आपको सूचना कुछ मिली? शिकायतें ये आ रही कि जो कैंडिडेट हैं वो मतदेय स्थल के आसपास आ जा रहे हैं। उनको लगातार हटाने के लिए पुलिस को निर्देश दिया कि कोई भी मतदेय स्थल के 100 मीटर की परिधि में किसी प्रकार का ना प्रचार करेगा, ना किसी वोटर से मिलेगा। ये तस्वीरें आपको हल्द्वानी से दिखाई जा रही हैं, जहां लोग अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं और लाइनों पर लगे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड के मौसम से जुड़ी है, जहां पर्वतीय जिलों में भारी बारिश की संभावना नजर आ रही है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां देहरादून समेत पौड़ी टिहरी में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अन्य जिलों में भी तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है मौसम से जुड़ी हुई, जहां मौसम विभाग की तरफ से बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून के साथ साथ पौड़ी टिहरी में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। संभावनाएं जताई गई हैं। अन्य जिलों में भी तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है मौसम से जुड़ी हुई, देहरादून के मौसम से जुड़ी हुई। इसी के साथ देहरादून और पौड़ी टिहरी में भी भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। पर्वतीय जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। देहरादून समेत पौड़ी टिहरी में भारी बारिश की संभावनाएं नजर आ रही हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे हमारे संवाददाता योगेश आर्य से। योगेश, जिस तरीके से आज उत्तराखंड में पंचायत चुनाव का दूसरा चरण चल रहा है और वहीं अब मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, क्या कुछ मौसम का मिजाज देखने को मिल रहा है? जिस पर देखा जाए कि मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी की है, उस समय समय पर लगातार मौसम विभाग जो है वो मौसम को लेकर एडवाइजरी जारी कर रहा है कि किन किन जिलों में जो है भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। और ऐसे में जिस तरह से आज देहरादून समेत पौड़ी, चंपावत, नैनीताल, इन जिलों में जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और ऐसे में चुनाव भी है त्रिस्तरीय और उसको लेकर के अलर्ट जारी किया गया है कि भारी बारिश होने की संभावना है। और एहतियातन के तौर पर जो है तमाम इंतजाम करने के लिए आज विभागों को भी निर्देश दिया है कि जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ पर तमाम तैयारियों को जो है रखिए, क्योंकि जो है भारी बारिश हो सकती है। तो ऐसे में हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार होने की आवश्यकता है। इसके अलावा अन्य जनपदों में भी हल्की से मध्यम बारिश के लिए जो है अलर्ट जारी किया है। उसमें कहा गया है कि जो अन्य जनपद है उनमें भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, तो इसलिए वहां पर भी थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता है, ताकि जो लोग जो घूमने जाते हैं उन्हें जो नदी नाले हैं उससे दूरी बनाकर रखे। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी की है उस पर जो है काम करने की आवश्यकता है, ताकि कोई विकट परिस्थितियां आती है या चुनौती सामने आती है तो उनको निपटा जा सके। जी बिल्कुल योगेश, जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है और मौसम का मिजाज भी बदला हुआ नजर आ रहा है और पंचायत चुनाव भी है, ऐसे में क्या कुछ व्यवस्था की गई है कि अचानक से अगर मौसम करवट लेता है तो जो मतदाता है उनकी सुविधा के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं मतदान केंद्रों पर की गई है? तमाम जो व्यवस्थाएं हैं राज्य निर्वाचन आयोग ने की हुई है, प्रशासनिक तौर पर जिले स्तर पर तमाम तैयारियां की जाती हैं। और अगर देखा जाए तो जिस तरह से बैठक हुई थी कि मौसम विभाग उसमें मौजूद रहा था, उसके साथ साथ आपदा प्रबंधन के अधिकारी उसमें मौजूद रहे थे, एनडीआरएफ के अधिकारी मौजूद रहे थे कि अगर चुनाव के दौरान किसी भी तरह की परेशानी सामने आती है, चुनौती सामने आती है तो उससे कैसा निपटा जा सके, क्योंकि समन्वय समन्वय के साथ ही उससे निपटा जा सकता है। इसलिए सभी तमाम विभाग जो है समन्वय बिठाकर आपस में काम कर रहे हैं। और जिस तरह की बारिश के दौरान चुनौती आती है तो उससे निपटने के लिए एनडीआरएफ भी तैनात है, एसडीआरएफ भी तैनात है, तमाम अधिकारी भी तैनात है। यानी कि तमाम व्यवस्थाओं की जो है की गई है, ताकि जो है मतदान बाधित ना हो, मतदान होता रहे और मतदान जो है अधिक से अधिक हो। जी बिल्कुल, धन्यवाद योगेश हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।
इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। 24वीं उत्तराखंड स्टेट जूनियर एवं सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप इस बार अल्मोड़ा में आयोजित की जाएगी। हेमवती नंदन बहुगुणा इंडोर स्टेडियम में होने वाली इस चैंपियनशिप का 29 जुलाई को आगाज होगा। इस आयोजन की मुख्य अतिथि सूबे की खेल मंत्री रेखार द्वारा 30 जुलाई को विधिवत रूप से चैंपियनशिप का शुभारंभ करेगी। उत्तराखंड बैडमिंटन एसोसिएशन के सचिव BS मनकोटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि स्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप में उत्तराखंड के कई जिलों के 350 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, जिसके विजेता और उपविजेता खिलाड़ी आगे नेशनल चैंपियनशिप में प्रतिभाग करेंगे। 30 जुलाई से 3 अगस्त तक उत्तराखंड स्टेट जूनियर और सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन हेमवती नंदन बहुगुणा स्टेडियम अल्मोड़ा में करना सुनिश्चित हुआ है। इसमें शुभारंभ इसका 29 तारीख को होगा, जो क्वालिफाइंग मैचेस हमारे 29 को होंगे, और 30 तारीख से मेन ड्रॉ होगा, जिसमें टूर्नामेंट का उद्घाटन होगा। उद्घाटन माननीय खेल मंत्री रेखा आर्या जी द्वारा होगा। इसमें करीब 350 खिलाड़ी पूरे पर्यटन विभाग की ओर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जनपद चंपावत में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में एक नई पहल करते हुए ऐतिहासिक बाणासुर किले की निकटवर्ती पहाड़ी से पैराग्लाइडिंग उड़ानों का शुभारंभ किया गया है। ये पहल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के उत्तराखंड को साहसिक एवं आत्मनिर्भर पर्यटन राज्य के रूप में विकसित करने के विजन के अंतर्गत एक दूरगामी और प्रेरणादायक शुरुआत की है। सचिव पर्यटन धीरज गबरियाल के निर्देशानुसार चंपावत के स्थानीय युवाओं को 2 पैराग्लाइडर उपलब्ध कराए गए हैं। उन्हें नियमित प्रशिक्षण एवं उड़ान अभ्यास के माध्यम से तैयार किया जा रहा है, ताकि अक्टूबर-नवंबर 2025 से चंपावत के व्यावसायिक टैंडम पैराग्लाइडिंग की विधिवत शुरुआत की जा सके। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में साइबर ठगों ने खेल पुरस्कार के नाम पर फर्जीवाड़ा किया। ठगों ने एक फर्जी वेबसाइट बनाकर खुद को भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 का आयोजक बताया। वहीं SSP STF नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि साइबर ठगों ने खिलाड़ियों को ठगने के लिए राष्ट्र पुरस्कार दिलाने का जाल बिछाया है। इसके लिए एक फर्जी वेबसाइट बनाकर इस पर आवेदन मांगे जा रहे हैं। इस वेबसाइट पर उत्तराखंड के राज्यपाल PT उषा, नीरज चोपड़ा जैसे शख्सियतों को पुरस्कार चयनित समिति का सदस्य दर्शाया गया है। वेबसाइट को खोलने पर इस पर डोनेशन के लिए एक QR कोड भी दिखाई दे रहा है। इस मामले में साइबर थाना पुलिस ने 0 FIR दर्ज की है। इसे अब देहरादून जिले में भेजा जा रहा है। इसमें ये स्पोर्ट्स अवार्ड सिलेक्शन कमेटी करके एक वेबसाइट है, और जो जानकारी प्राप्त हुई है कि ये फेक वेबसाइट है, और इसमें माननीय राज्यपाल महोदय का फोटोग्राफ का गलत तरीके से उन्होंने इस्तेमाल करके उसमें उनको एग्जीक्यूटिव मेंबर बनाया गया है, जो कि गलत है। कुछ और वरिष्ठ पदों पे जो हमारे लोग हैं उनको भी उसमें उनके फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं। इस संबंध में हमें जानकारी मिली थी, तो एक FIR रजिस्टर करी है और हमने देहरादून जिले को उसको ट्रांसफर किया है, और वेबसाइट को डाउन करने के लिए इसमें हाईकोर्ट से पत्राचार किया है। तो इसमें विधिक कार्रवाई हम कर रहे हैं। जो जिसने भी ये बनाई है उसकी अरेस्टिंग की कार्रवाई अभी करी जाएगी विवेचना के बाद। देहरादून के गलोबी नामक स्थान पर एक युवक के खाई में गिरने की सूचना पर SDRF ने अदम्य साहस दिखाते हुए सफल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। आज सुबह 4:15 बजे कंट्रोल रूम CCR देहरादून से सूचना मिली कि कोलू खेत में 1 किलोमीटर आगे एक व्यक्ति गहरी खाई में गिर गया है, जहां पहले से मौजूद फायर सर्विस और जिला पुलिस के साथ SDRF की टीम की भी आवश्यकता थी। इस पर पोस्ट सहस्त्रधारा से मुख्य आरक्षी रवि चौहान के नेतृत्व में SDRF टीम तत्काल मौके पर रवाना हुई और वहां मनीष सिंह को घायल अवस्था में पड़ा देखा गया। विषम और जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में टीम ने स्ट्रेचर की मदद से युवक को सुरक्षित बाहर निकाला और मुख्य मार्ग तक पहुंचाकर 108 एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल भिजवाया गया। देहरादून नगर निगम शहर को स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित बनाने की दिशा में निरंतर कार्य चल रहा है। इसी क्रम में नगर निगम ने कूड़ा उठाने की व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया है। नगर आयुक्त नमामि बंसल के अनुसार पहले घरों से कूड़ा उठाने की जिम्मेदारी एजेंसी के पास थी, लेकिन लगातार आ रही शिकायतों को देखते हुए अब ये जिम्मेदारी सीधे निगम ने अपने हाथों में ले ली है। नगर निगम द्वारा तैनात पर्यावरण मित्रों को समय पर वेतन और आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे सेवा की गुणवत्ता में सुधार आए।
सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए डोर टू डोर कूड़ा उठान को लेकर के जो कंपनीज लगी थी, उनकी लगातार शिकायतें प्राप्त होती थी। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कई बार ऐसे मौके आए जबकि स्ट्राइक की स्थिति आ गई और लगातार जो स्ट्राइक्स होती थी, कूड़ा उठान को लेकर के शिकायतें प्राप्त होती थी। उसी सब के क्रम में नगर निगम के द्वारा स्वयं अब डोर टू डोर कूड़ा उठान का कार्य किया जा रहा है, जिसको लगातार और सुधारने के लिए नगर निगम प्रयासरत है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। जब कभी भी भगदड़ होती है और लोगों की जान जाती है तो ज्यादातर मामलों में अफवाह वजह होती है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। उत्तराखंड के हरिद्वार में करंट लगने की अफवाह में 6 लोगों की जान चली गई, जबकि कुछ लोग घायल हैं। हरिद्वार के मां मनसा देवी मंदिर में भगदड़ मची, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हैं। घायलों को हरिद्वार जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हरिद्वार डीएम मयूर दीक्षित और एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने अस्पताल पहुंचकर घायलों से हालचाल जाना। जानकारी के मुताबिक हरिद्वार में प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां मनसा देवी मंदिर में भारी भीड़ उमड़ी हुई थी। शनिवार और रविवार वीकेंड होने के कारण भी मंदिर में अन्य राज्यों से भी आए भक्तों की भारी भीड़ जुटी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ कावड़ मेला खत्म होने के बाद भी कई संख्या में कावड़िये मंदिर में देवी के दर्शन के लिए पहुंचे हुए थे। बताया जा रहा है कि मंदिर के मुख्य सीढ़ी पैदल मार्ग पर ज्यादा भीड़ बढ़ने से भक्तों के बीच भगदड़ की स्थिति बन गई। भागदौड़ हो गई, आगे से होगी सर, बहुत बंदे मर गए सर, मेरा पैर टूट गया सर, मेरा काम नहीं कर रहा, अब मैं चल भी नहीं पा रहा सर, सुबह आया था सही सलामत। 6 लोगों की डेथ इसमें हुई है और साथ ही वहाँ पर जो मौके पर हमने जो भी प्रथम दृष्टया जो जांच की है उसमें यही समझ में आ रहा है कि किसी ने ऐसा अफवाह फैलाई है कि वहाँ पर करंट आ रहा है तार में, क्योंकि कुछ हमने फोटोग्राफ्स देखी हैं जिसमें तार टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि लोगों ने तार खींचकर चढ़ने का प्रयास किया है दीवार पर और उसी वजह से कुछ भगदड़ हुई है, क्योंकि जो भी हमारे डॉक्टर्स ने भी यही बताया कि जो डेथ हुई है वो भगदड़ की वजह से हुई है, ना कि करंट लगने की वजह से। हरिद्वार के एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने बताया कि सुबह 9 बजे करीब पुलिस कंट्रोल रूम को मंदिर से 100 मीटर नीचे सीढ़ी पैदल मार्ग पर भगदड़ मचने की सूचना मिली। मौके पर एसडीआरएफ और पुलिस फोर्स पहुंची और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर सभी हताहत लोगों को रेस्क्यू कर अस्पताल लाया गया। एसएसपी डोभाल ने बताया कि मार्ग पर करंट लगने की सूचना से लोगों के बीच भगदड़ की स्थिति पैदा हुई। अस्पताल में कुल 35 घायलों को लाया गया था, जिनमें से 6 की मौत हो चुकी है, अन्य सभी घायल हैं। आज मनसा देवी मुख्य मार्ग में सीढ़ियों के पास में सुबह 9 बजे के आसपास पुलिस कंट्रोल रूम को एक सूचना मिली थी कि जिसमें कुछ लोगों के द्वारा भगदड़ में घायल होने की सूचना थी। तत्काल पुलिस बल मौके पर पहुंच के इन लोगों को वहां से हॉस्पिटल लाया गया था। जीडी हॉस्पिटल करीब 35 लोग को यहां लेके आया गया था, जिसमें से 6 लोगों की मृत्यु की पुष्टि अभी तक की गई है। बाकी लोग घायल हैं जिनको हायर सेंटर भेजा जा रहा है या फिर यहाँ पर इनका इलाज चल रहा है। जी देखिए, इसके पीछे मुख्य कारण जो अभी तक प्रथम दृष्टया समझ में आया है वो जो इलेक्ट्रिक करंट की अफवाह को लेके ये भगदड़ मची थी। हालांकि अभी मौके पर हमारी एसडीआरएफ और फायर की टीम मौके पर है और उसके सभी जो फोरेंसिक एविडेंस है वो अभी इकट्ठा किए जा रहे हैं, उसके कारणों का पता लगाया जा रहा है। गढ़वाल कमिश्नर रविशंकर पांडे ने भी 6 लोगों की मौत की पुष्टि की है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने कहा कि कारणों की जांच की जा रही है। मंदिर परिसर को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है। मौके पर एसडीआरएफ और पुलिस बल तैनात किए गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है। अधिकारी ने बताया कि भगदड़ की सूचना मिलते ही 108 सेवा की 7 एम्बुलेंस और खुशियों की सवारी की 2 एम्बुलेंस मौके पर भेजी गई और घायलों को एम्बुलेंस सेवाओं के माध्यम से समय पर अस्पताल पहुंचाकर जरूरी चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई। मेरे को करीब 1-1.5 घंटे पहले सूचना मिली थी सीएमओ की साहब की तरफ से और तभी हम जो है करीब 11 बजे वहाँ से निकल गए थे और यहाँ पर हम तुरंत आए हैं। मरीज ऑलरेडी पहले से ही ये सीएमओ साहब एग्जैक्टली बता पाएंगे। मेरे को तो दूरभाष पे मिला था तो तभी संदेश मिला गया करीब 11:15 बजे के जी। तो कितने लोग इसमें घायल हैं, कितने लोग करीब 31-32 लोग जो है इसके अंदर घायल हैं और उसमें से हमने 5-6 को जो है रेफर कर दिया है एम्स ऋषिकेश में। वहीं हादसे पर सीएम धामी ने दुख जताया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हरिद्वार स्थित मनसा देवी मंदिर मार्ग में भगदड़ मचने का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। एसडीआरएफ, स्थानीय पुलिस और अन्य बचाव दल मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं।
इस संबंध में निरंतर स्थानीय प्रशासन के संपर्क में हूँ और स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। माता रानी से सभी श्रद्धालुओं के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूँ। आज प्रातःकाल 9 बजे के आसपास एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई। मनसा देवी मंदिर हरिद्वार में उसकी सीढ़ियों के पास अफवाह फैलने से भगदड़ मच गई। इसमें 6 लोगों की जान चली गई है और कुछ लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। बचाव के काम चल रहे हैं और जो हताहत हुए हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। उनके परिजनों को जो असमय एक बड़ा कष्ट उनके सामने आया है, उस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। इस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए गए हैं और ये अफवाह क्यों फैली, कैसे फैली, इसकी जांच की जा रही है। जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। घायलों को हर संभव मदद की जा रही है। उनके स्वास्थ्य को जल्दी से जल्दी ठीक हो, उसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। मनसा देवी मंदिर स्थित के मार्ग पर भगदड़ में 6 लोगों की मौत हो गई है। कुछ लोग घायल हैं। सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं और ये आदेश दिए गए हैं कि जो घायल लोग हैं उनका उपचार कराया जाए। इसके साथ साथ मृतकों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। सरकार की इस घटनाक्रम के ऊपर कड़ी नज़र है और निश्चित रूप में सभी घायलों का उपचार किया जाएगा। घायलों का इलाज कर रहे डॉक्टर ने बताया कि इलाज जारी है। ज्यादातर लोग खतरे से बाहर हैं। गंभीर घायलों को ऋषिकेश एम्स रेफर किया गया है। भगदड़ में 6 लोगों की मौत पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने जिला प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। पिछले कुछ वर्षों में लगातार इस तरीके की घटनाएं देखने को मिल रही है, चाहे कुंभ में की घटनाएं हों, चाहे ये हो, चाहे उससे पहले के कई ऐसे आयोजन हुए हों जहां अग्निकांड हुआ और लोग मरे। ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, इसकी तह पे जाने की आवश्यकता है। जिस तरीके से कांवड़ में सरकारों का रुख रहा, जिस तरीके से कांवड़ में अराजकता देखने को मिली, महिलाओं के संग बदसलूकी, गाड़ियां तोड़ी गई, मोटरसाइकिल तोड़ी गई, लोगों के रास्ते जाम किए गए, पुलिसकर्मियों को पीटा गया, फौज के लोगों को पीटा गया, तो ये ऐसी हरकतें क्यों बढ़ रही हैं? सनातन धर्म को नुकसान करने वाले ये कौन लोग हैं, ये समझने की आवश्यकता है। और इसके पीछे कहीं ना कहीं उन राजनीतिज्ञों का भी हाथ है जो पुष्प वर्षा तो करते हैं और पुलिस को कानूनी कार्य करने से रोकने का काम भी करते हैं। देश में जब कभी भी इस तरह की भगदड़ हुई है तो ज्यादातर मामलों में अफवाह की बातें सामने आती है और इस बार भी ऐसा ही हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में आपदा से निपटने के लिए अब महिलाओं को भी ट्रेनिंग दी जाएगी। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाओं को ये ट्रेनिंग देने का फैसला किया है। जल्द ही प्रदेश भर में ये ट्रेनिंग अभियान शुरू किया जाएगा ताकि प्रदेश में आपदाओं की घटनाओं के दौरान राहत और बचाव में महिलाएं भी सहयोग दे सके। स्थिति बनी रहती है। ऐसी स्थिति में सुदूरवर्ती क्षेत्रों में इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।